आज पूरे देश में एक ही सवाल है और एक ही सवाल की चर्चा हो रही है और वो सवाल ये कि क्या कानून अब सबके लिए बराबर होगा। क्या जिस तरह से एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त हर व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक होता है, आपका हमारा, कि आपके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, और अगर मुकदमा ऐसा होता है तो नौकरी नहीं मिलती है साहब। क्या ठीक वैसे ही अब नेताओं के साथ होगा? और क्या इस देश में जो दागी नेता अपने आपराधिक मुकदमों को मेडल की माला बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि इन मेडल को दिखाकर वो बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या अब ये परंपरा बंद होगी? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश किए हैं जिन पर अब काफी विवाद हो रहा है। इन प्रस्तावित बिल में यह लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में अगर 30 दिन लगातार वो मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रहे तो 31वें दिन उनको पद छोड़ना होगा, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, पद नहीं छोड़ते हैं, तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद इस पद से उन्हें हटा दिया जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसके बारे में बताती हूं, क्योंकि इनमें पहले बिल का नाम है, जो 3 बिल आ रहे हैं उनके बारे में आपको बता दें। इनमें पहले बिल का नाम है, ये 130वां संशोधन है, संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्रीय मंत्री लगातार 30 दिन जेल में, मुकदमे में 5 साल की सजा का अगर प्रावधान है, जो केस उस मंत्री पर लगा है या मुख्यमंत्री पर लगा है या प्रधानमंत्री पर लगा है, अगर उस केस में 5 साल की सजा का प्रावधान है और 30 दिन तक लगातार जेल रहे, तो राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर 31वें दिन तक पद से हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो उन्हें बर्खास्त माना जाएगा। अगर पीएम सलाह ना दे तो 31 दिन बाद खुद मंत्री नहीं रहेगा, उन्हें बर्खास्त माना जाएगा। अब अगले पर आ जाइए, क्योंकि जब आप देखते हैं ये तो हो गई मंत्रियों की बात, अब मुख्यमंत्रियों की बात में क्या होगा, प्रधानमंत्री के मामले में क्या होगा? लगातार 30 दिन जेल तो इस्तीफा देना होगा। 5 साल सजा वाले प्रावधान वाले आरोप में ऐसा करना पड़ेगा, इस्तीफा देना होगा, वरना 31वें दिन उन्हें माना जाएगा कि वो पीएम नहीं है। अगला दिखा दीजिए। तो 130वां संविधान संशोधन बिल, और इसीलिए इतना बड़ा तूफान इस बिल को लेकर आया हुआ है क्योंकि खुद ब खुद वो हटा दिए जाएंगे 31वें दिन। इसकी गंभीरता को समझिए। और अब देखिए, जब दोनों मामलों में छूट मिले और जेल से रिहाई के बाद सत्तारूढ़ पार्टी नेता को फिर पीएम या केंद्रीय मंत्री चुन सकती है। राज्यों में सीएम मंत्रियों पर भी लागू, क्योंकि ये सवाल उठाना, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे, 5 साल से ज्यादा का प्रावधान था, लेकिन अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं तब क्या? ऐसे में दोनों मामलों में अगर छूट है तो जेल से रिहाई के बाद सत्तारूढ़ पार्टी नेता को फिर पीएम या केंद्रीय मंत्री चुन सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों पर भी ये लागू होगा। यहां दोनों मामलों में छूट ये होगी कि अदालत से जमानत मिलने के बाद अगर वो चाहे तो फिर से उनको पीएम या सीएम या जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। इसी तरह के प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होंगे, जिसके लिए अनुच्छेद 164 में एक नया भाग जोड़ा जाएगा, तो राज्यों में भी लागू होगा। इसके तहत राज्य सरकार में कोई भी मंत्री, देखिए राज्य सरकार में कोई भी अगर मंत्री है वो गिरफ्तार होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक पद से हटा सकते हैं, और अगर खुद मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार हो जाए तो उन्हें भी 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त माना जाएगा। इससे पहले अगर वो इस्तीफा चाहे तो दे सकते हैं। जरूरी बात क्या है, वो ये कि ये बिल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होता है, लेकिन इसमें विधायकों और सांसदों का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायकों और सांसदों पर अब भी वही नियम लागू होगा जिसमें उनकी सदस्यता तब तक वैध होती है जब तक अदालत से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता और उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं होती है। तो ये हो गई पूरी तस्वीर। सांसदों को, विधायकों को इससे बाहर रखा गया है। जो ताकत में है, जो सत्ता में है, जिनके पास जो कोई पद पर बैठे हैं, उनके लिए ये लागू होगा। सरकार का कहना क्या है? उनका ये कहना है कि ये बिल संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के चरित्र और आचरण को संदेह से परे रखेगा। जो नेता गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं
उनके इस्तीफे से जनता का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा। सरकार ये भी कह रही है कि जब जेल जाकर भी कोई नेता अपने पद को नहीं छोड़ता तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसी तरह सत्येंद्र जैन जब 1.5 साल तक तिहाड़ जेल में बंद थे तब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और ना ही अरविंद केजरीवाल ने कभी उनसे इस्तीफा मांगा। और सबसे ज्यादा विवाद वी सेंथिल बालाजी को लेकर हुआ था, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, कैश के बदले नौकरी देने का आरोप था। 14 जून 2023 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल RN रवि ने खुद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था, जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच खूब विवाद हुआ। और कहा जा रहा है कि इसी विवाद के बाद केंद्र सरकार अब यह कानून लेकर आई है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बिल भारत के संविधान का उल्लंघन है, इससे कानून का दुरुपयोग होगा और केंद्र सरकार जिस मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी विपक्षी पार्टी के, उसे गिरफ्तार करके 30 दिनों तक जेल में रखेगी ताकि वो सरकार से हट जाए। और विपक्ष की एक बड़ी दलील यह भी है कि दोषी साबित होने से पहले किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री से उसका पद छीनना लोकतंत्र की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसका हनन है। और सरकार ने भी विरोध के बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. बेगुनाह है जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। This bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई
मुद्दे को ब्लैक और व्हाइट में समझना हो तो हमारे पास दो घटनाएं हैं। एक घटना 2013 की है, जब यूपीए की सरकार दागी नेताओं को बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी। इसमें लिखा था कि अगर किसी सांसद को अदालत से सजा हो जाती है और यह सजा 2 साल से ज्यादा है, तब भी वो नेता ऊपरी अदालत में अपील दायर करके सांसद बना रह सकता है। यह ऑर्डिनेंस दागी सांसद खुद को बचाने के लिए लाए थे, जिसका राहुल गांधी ने भी विरोध किया था और कहा था कि ऐसे अध्यादेश को तो फाड़कर फेंक देना चाहिए। लेकिन आज की सरकार है जो ये कह रही है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री भी दागी हो जाएं, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप ब्लैक और व्हाइट में खुद तय कीजिए कि आज जो सरकार कर रही है वो सही है, या जो उस वक्त यूपीए की सरकार दागी नेताओं को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी वो कदम सही था। उस समय तो राहुल गांधी भी इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा था, आप खुद से। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अब सवाल यही है, जो लोग इस कानून को गैर जरूरी मान रहे हैं उन्हें 1975 की इमरजेंसी याद रखनी चाहिए। उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत में ये स्थिति दोबारा ना आए, इसीलिए भारत को इस कानून की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दागी नेता कब तक अपने आपराधिक मुकदमों को मेडल की तरह पहनकर घूमते रहेंगे। और हां, अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है। सत्तारूढ़ पार्टी फिर से उन्हें वो पद दे सकती है, लेकिन जब जेल में है तब उस बड़े पद पर रहना क्यों जरूरी है। चलिए, मैं बड़े स्क्रीन पर लेकर आपको चलती हूं और कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आज भी जब माननीयों पर दाग दिखते हैं तो मौजूदा लोकसभा में 543 कुल सांसद हैं। हालांकि सांसदों पर, विधायकों पर यह नहीं लग रहा है, लेकिन 543 में से 251 यानी 46%, 46%, ये नंबर देखिए, 46% जो हमारे सांसद हैं वो दागी हैं। इनमें भी 27 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ निचली अदालतों में आरोप साबित हो चुका है। ये है वो 27 सांसद जिन पर लोअर कोर्ट में आरोप साबित भी हो चुका है। ये एडीआर का डेटा है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी पार्टियों में सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत के आप नजरिए से देखिएगा तो 49% सांसद कांग्रेस पार्टी के दागी हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब आप एब्सोल्यूट नंबर पर जाते हैं तो वो नंबर भी मेरे पास है। कुल 99 जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें से 49 पर आरोप है। 49 सांसदों पर आरोप है, वो दागी है। अब आ जाइए आप दूसरे नंबर पर, समाजवादी पार्टी 45% पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 सांसद दागी हैं। 37 में से 21 उनके जो सांसद हैं वो दागी हैं। अब आ जाइए टीएमसी पर। टीएमसी का नंबर, जिसमें 29 में से 13 सांसद दागी हैं, तो ये दोनों का टाई चल रहा है 45% पर। लेकिन बीजेपी पर आइए, बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद दागी हैं, लेकिन चूंकि उनके सांसद इतने ज्यादा हैं तो प्रतिशत में वो चौथे नंबर पर पहुंचते हैं। तो बीजेपी का आंकड़ा भी सुन लीजिए, उनके 240 सांसदों में से 94 सांसद दागी हैं और उनका परसेंटेज होता है 39%। टीडीपी और डीएमके, इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा इसलिए है कि उनके सांसद कम हैं। और टीडीपी का आपको बता दें 8 सांसद 16 में से दागी हैं, तो 50% इनके सांसद दागी हैं। और वहीं डीएमके का देखिए तो 13 सांसद 22 में से डीएमके के दागी हैं, तो इनका 59% इनके सांसद दागी हैं। अब देखिए, इसके अलावा लोकसभा के 170, ये मामला बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई सांसद ऐसे हैं जिन पर कहीं आंदोलन करने की वजह से या अधिकारियों का विरोध करने की वजह से उनके खिलाफ केस होता है। इसके अलावा लोकसभा के 170 यानी 31% सांसदों पर रेप, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज है।
इनमें बीजेपी के कितने हैं? कुल 26%, यानी 63 सांसदों पर संगीन अपराध के आरोप हैं। अब आ जाइए कांग्रेस पर। कांग्रेस के 32% पर, यानी 32 सांसदों पर रेप, हत्या या फिर इस तरह के जो अपहरण, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 17 और टीएमसी के 7 सांसदों पर रेप और लूट के मामलों में केस दर्ज है। यानी अगर आप टीएमसी का देखिएगा तो 24%, 7 सांसद, और वहीं पर अगर आप समाजवादी पार्टी का देखिएगा तो 46% सांसदों पर, उनके 17 सांसदों पर गंभीर आरोप है, हत्या, रेप, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ संगीन अपराध। सोचिए, इन आपराधिक मुकदमों के बाद भी ये नेता भारत की संसद का हिस्सा है। आज अगर कोई आम आदमी संसद में सिर्फ विजिटर गैलरी में जाना चाहे, उसकी पूरी जांच होती है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, कहीं उस पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि हमारे देश की संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। लेकिन जो नेता संसद के सदस्य हैं, उनके आपराधिक मुकदमों का कुछ नहीं होता। माननीयों से भरी सांसद जो संसद है हमारी, उनमें सांसदों की पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। ये आंकड़े अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप खुद समझिए, खुद तय कीजिए क्या करना है। उनके आपराधिक मुकदमों का कुछ नहीं होता है। बहुत सारे नेता चाहते हैं कि वो जेल जाकर भी मंत्री, मुख्यमंत्री बने रहें और उसके बाद भी बाइज्जत तरीके से उनका जो सत्ता की कायनात है वो चलती रहे। आज भी अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो देश में कुल 13 राज्यों के मुख्यमंत्री पर इस वक्त आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन अब शायद इस बिल के कानून बनने के बाद हमारे देश में दागी नेताओं की ये राजनीति थोड़ी बदल सकती है। मौजूदा मुख्यमंत्रियों पर जो आपराधिक मामले हैं, उनमें चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश 24 और एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके 47। तो ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद आ जाइए हेमंत सोरेन पर, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनके खिलाफ ये 5 मामले आपराधिक। तो वहीं पर सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 13 मामले हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के 89 आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ। वहीं मोहन मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी मामला है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री, 1 मामला। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 आपराधिक मामला। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, 4 मामले। पिनरई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ 2 मामले। तो ऐसे ही करते हुए, और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पर आप देख रहे हैं 4 आपराधिक मामले हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन पर 1 मामला है। भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी 1 मामला दर्ज है। तो ये है मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, उनका कच्चा चिट्ठा। और पार्टी वाइज हमने आपको पूरा ब्रेकअप दिखा दिया, सांसद भी बता दिए, परसेंटेज भी गिना दिया।